क्लास में हमने रूरल डेवलपमेंट शुरू करा था। तो रूरल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ विलेज एरिया इज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट को हम कहते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट जो खर्चा है वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करती है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि डिटेल प्रोसेस है, और रूरल डेवलपमेंट के थ्रू फार्मर्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी इंप्रूव होती है। तो हम कहते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस विच एम्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। दिस इज रूरल डेवलपमेंट। फिर लास्ट क्लास में आपने पढ़े थे की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट को क्यों इनिशिएट किया? 5 मुद्दे थे बेटा, 5 की इश्यूज थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट किया था। तो 3 चीजों का गवर्नमेंट का मेन टारगेट था कि हमें 3 चीजों को डेवलप करना है। तो अगर आपको याद हो कि रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है कि अर्बन में बेटर होता है? अर्बन में। तो गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट क्यों किया? फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहला रीजन था। दूसरा, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है लेबर। तो रूरल एरिया में जितनी भी लेबर थी वो स्किल्ड थी अनस्किल्ड थी? अनस्किल्ड थी। तो गवर्नमेंट ने इसलिए भी रूरल डेवलपमेंट इनिशिएट करा, ठीक है, ताकि ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप किया जाए। तीसरा रीजन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब रूरल एरिया में लोगों के पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारी चीजें होती थी बेटा, बट उनको यूज करना नहीं आता था कि कैसे उसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट को इनिशिएट करा। और रूरल एरिया में पॉवर्टी ज्यादा होती है कम होती है? तो फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी भी गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज को डेवलप करा ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। और मेन टारगेट था बेटा, मैंने आपको बताया था, रूरल एरिया का मेजर ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर। और आपने पढ़ा था कि ब्रिटिश रूलर्स के अंडर एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो गवर्नमेंट जो है इसलिए भी बेटा रूरल एरियाज को डेवलप करा ताकि लैंड रिफॉर्म्स वहां पे लेके आए, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दे, ठीक है, लैंड जो है वो कल्टीवेटर्स को मिल जाए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाए। ये आपने सारे की इश्यूज पढ़े थे रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बोला था ये पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर पे बेस्ड है बेटा, क्योंकि रूरल एरियाज का मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर में मैंने आपको बोला था फार्मर्स की कंडीशन सबसे वर्स्ट होती है और फार्मर्स क्रेडिट पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट बताई थी लास्ट क्लास में कि फार्मर्स को क्रेडिट क्यों चाहिए, ठीक है। तो फार्मर्स को क्रेडिट क्यों चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन था कि लाइक आपको अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने हैं तो आपको क्रेडिट चाहिए, मैरिजेस, सेरेमनीज एक्सेट्रा। आपको प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मीट करने हैं तो आपको क्रेडिट चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये सब चीजें खरीदने हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट था बताओ? एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स, और मॉनसून्स आर अनसर्टेन, इसलिए हमें क्रेडिट चाहिए। और किससे बचना है? मनी लेंडर से बचना है, जमींदारों से बचना है तो भी आपको क्रेडिट चाहिए, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू। तो ये सारी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। और टाइम गैप होता है बेटा, मैंने आपको बताया था क्रॉप सोइंग में और इनकम रियलाइजेशन, प्रोडक्शन और सेल में टाइम गैप होता है, और इस टाइम गैप में फार्मर्स अपने एक्सपेंडिचर मीट करता है कैसे? विद हेल्प ऑफ क्रेडिट। तो ये हमने सारी क्रेडिट की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कि क्रेडिट के 2 सोर्सेज होते हैं बेटा, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, नाम बोलो? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। There are 2 sources of credit in rural area बेटा, some are institutional sources, some are non-institutional sources. Institutional sources होते हैं authorized sources जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है, जिनका मेन मोटिव होता है बेटा फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? मनी लेंडर से, जमींदारों से बचाना, ठीक है। ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में बेटा सारे आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था एग्रीकल्चर की एपेक्स बॉडी कौन है? नबार्ड। अब आपने ऊपर लिखना है नबार्ड का ईयर, ये 1 मार्कर आ सकता है, लिखो ऊपर नीचे कहीं पे नबार्ड। डेट भी लिखो 12th ऑफ जुलाई, क्योंकि एमसीक्यू में आता है ये। डेट है बेटा 12th ऑफ जुलाई 1982। तो नबार्ड बनी थी बेटा 12th ऑफ जुलाई 1982 में। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है जो एग्रीकल्चर को फाइनेंस देता है, ठीक है। तो नबार्ड का ईयर भी याद करना है, डेट भी याद करना है, 12th ऑफ जुलाई 1982। बाकी बेटा इंस्टीट्यूशनल में और भी आते हैं, मैंने आपको बोला था कमर्शियल बैंक आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, बहुत सारे बैंक्स आते हैं। और एक मेजर और है एसएचजी, फुल फॉर्म बोलो? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या काम होता है बेटा? जैसे अभी हम सारे सपोज करो एसएचजी का पार्ट है, तो मेरे पास पैसे की दिक्कत है, तो आप सारे जो है ना कुछ 50 रुपए रोमित निकाल रहे हैं, 100 रुपए काम्या निकाल रही है, 20 रुपए समृद्धि निकाल रही है, 10 रुपए कवलीन दे रही है, तो सब मिला मिला के मेरे को फंडिंग करेंगे, ये एसएचजी होता है। एसएचजी में पीपल सेव मनी एंड लेंड मनी अमंग देमसेल्फ, वो आपस में पैसा जोड़ते भी है और जिसको चाहिए होता है उसको लेंड करते, ठीक है। तो एसएचजी ये होता है बेटा अपने मेंबर्स के बिहेवियर के लिए बनती है, ठीक है, वेलफेयर के लिए बनती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जो है ना आज की डेट में एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने का एक मेजर सोर्स है। और एसएचजी बनी थी बेटा 1990 में, लिखो इसका भी ईयर। एसएचजी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, एसएचजी एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1990,
और एसएचजी से आपको मैं 4-5 ईयर याद कराऊंगी इसके अंदर जो आपने लर्न करने। पहला ईयर मैंने नबार्ड का बताया, वो तो आपको करना ही करना है। 12 जुलाई 1982 को नबार्ड बना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने 1990 में। और मैंने ऐसे याद करा है बेटा कि एसएचजी से 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब कौन सा ईयर, 1986। ठीक है, एसएचजी से 4 साल पहले यानी 1986 में तनवा बनी थी। ये एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, आपको ऊपर लिखना है। तनवा की फुल फॉर्म भी लिखो, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। 1986 में तनवा स्टैब्लिश हुई थी बेटा, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एसएचजी से 4 साल पहले तनवा बनी थी, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, ये पूरा तमिल है भाई। ठीक है, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर 1986 में। मैंने ऐसे ईयर याद करा है भाई, एसएचजी से 4 साल पहले यानी 1986 में तनवा बनी थी, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। इसका मेन टारगेट क्या था बेटा, विमेन्स को एग्रो टेक्निक सिखाना। ठीक है, ये तनवा का काम था। पहले बेटा क्या होता था, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे किसी तरीके की। पहले क्या होता था बेटा कि विमेन्स भी एग्रीकल्चर में, आज की डेट में भी बेटा विमेन्स एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एंगेज है रूरल एरिया। ठीक है, फार्मर के साथ मैंने आपको कई बार बताया, उसके बीवी बच्चे सब काम करते, बट काम करने वाला गवर्नमेंट किसकी इनकम को काउंट करता है, फार्मर की। और जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। आपने सुना है ना, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती कि जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ना विमेन्स की प्रोडक्टिविटी को जीडीपी में काउंट नहीं करता था, तो तनवा बनाएगी। तनवा के अंदर जो बेटा विमेन्स को भी एग्रो टेक्निक्स में ट्रेन किया गया, उनको सिखाया गया कि भाई आप भी एग्रीकल्चर में प्रॉपर काम करो, फुल फ्लेज काम करो। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड बन के मत रहो, और गवर्नमेंट भी आपकी प्रोडक्टिविटी को जीडीपी में कंट्रीब्यूट करी। तो तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर का ये काम था बेटा कि जहां से पे हम सिर्फ फार्मर की प्रोडक्टिविटी को काउंट कर रहे हैं ना, तो विमेन्स भी जो काम करी है उनको भी जीडीपी में उनका भी शेयर लेना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तनवा को एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में। तो एसएचजी से 4 साल पहले तनवा बनी। एसएचजी के 5 साल बाद कौन सा ईयर, 1995 में कुदुम्बश्री बनी। लिखो इसको, कुदुम्बश्री 1995। तनवा और कुदुम्बश्री दोनों का काम था विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, विमेन्स को इसमें काम दिलाया गया था, सिखाया गया था कि आप भी एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, गवर्नमेंट आपकी इनकम को भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कराई। तो ये दोनों बेटा ध्यान में रखना, दोनों विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनी थी, तनवा भी और कुदुम्बश्री। ठीक है, अब मैंने आपको 4 ईयर्स लिख के दिए इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको नबार्ड का ईयर बताया है, लर्न करोगे मेरे साथ। 12 जुलाई 1982 में नबार्ड बनी। सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से ईयर में आए, 1990। और 1990 से 4 साल पहले ठीक है तनवा बनी थी बेटा विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और 5 साल बाद कुदुम्बश्री बनी थी विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये तनवा और कुदुम्बश्री दोनों विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनी थी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आ सकते हैं ये ईयर, ये सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं बेटा। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में एक और आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लिखो, ये भी हेडिंग डालो, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये 5 ईयर्स आपको इस चैप्टर में याद करने पड़ेंगे। लैंड डेवलपमेंट बैंक ब्रिटिश रूल से भी पहले, ब्रिटिश रूल के टाइम का था बेटा। ये 1929 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, बट इसने अच्छे से वर्क करना आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था। जैसे आपको पता है आरबीआई भी पहले का ही है। ठीक है, बट जो इकोनॉमी में आया था लीगल, ठीक है, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस आया था। तो वैसे ही लैंड डेवलपमेंट बैंक बेटा 1929 से ही बने थे। ये भी फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे, बट अच्छे से काम ये आज के डेट में कर। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आते हैं बेटा। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मैंने आपको बोला है सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं, आरआरबी आते हैं, नबार्ड आता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक आता है जिसका ईयर 1929। तो ये 5 ईयर मैंने आपको याद कराए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अभी कसम दे दूंगी मम्मी की, चीटिंग फिर कोई नहीं करेगा, मेरे को आंसर सभी देंगे। नबार्ड का ईयर याद हो गया 1982। फिर आपने एसएचजी का ईयर याद करना है, कौन सा, 1990। 4 साल पहले क्या आई, तनवा, और 5 साल बाद कुदुम्बश्री। दोनों किसके लिए बनी, विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, दोनों विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनी थी बेटा, कि विमेन्स को भी एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और गवर्नमेंट उनका शेयर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, इनके लिए बनी थी। ठीक है, और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ईयर याद हो गया 1929। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव आते हैं, मनी लेंडर आते हैं, जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं।
तो पहले बेटा फार्मर्स किससे लोन लेता था? नॉन इंस्टीट्यूशनल से। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या बनाए? इंस्टीट्यूशनल सोर्स। पहले बेटा फार्मर्स लोन इन्हीं से लेता था, नॉन इंस्टीट्यूशनल, जमींदारों से ले लिया, मनी लेंडर से ले लिया, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, और वो एक्सप्लॉइट करते थे बाय चार्जिंग मोर इंटरेस्ट। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इसलिए ओपन किए गए बेटा ताकि फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिले। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का काम। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने आपको थोड़ी चीजें लिखवाई हैं। एक चीज आपने और लिखनी है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट। लिखो जल्दी, ऊपर नीचे कहीं पे, टाइप्स ऑफ क्रेडिट। तीन तरीके का क्रेडिट होता है बेटा। वन इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लिख दिया भाई तीनों। तीन टाइप्स ऑफ क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है बेटा जिनका टाइम पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर, ये टाइम पीरियड आपने ध्यान में रखना है। लेस देन 1 ईयर, बेसिकली हम कहते हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर। ठीक है, 6 महीने से जो 1 ईयर का क्रेडिट होता है ना, वो शॉर्ट टर्म में आता है। मीडियम टर्म क्रेडिट होता है फॉर 1 to 5 ईयर। 1 से 5 साल का जो क्रेडिट होता है वो मीडियम टर्म में आता है। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है जिसका टाइम पीरियड होता है मोर देन 5 ईयर। तो मोर देन 5 ईयर का जो टाइम पीरियड का क्रेडिट है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो तीन तरीके का क्रेडिट फार्मर लेते हैं और तीन तरीके के क्रेडिट हम लोग भी लेते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में भी हम लोग लेते हैं, शॉर्ट टर्म भी लेते हैं, मीडियम टर्म भी लेते हैं, लॉन्ग टर्म भी। अब पहले हम अपना एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स ने कोई घर खरीदना है तो घर खरीदने के लिए कौन सा लोन होता है? होम लोन। किसके अंदर आएगा? लॉन्ग टर्म क्रेडिट में। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है जिसका टाइम पीरियड है मोर देन 5 ईयर। कार लोन लेना है, दैट इज अ मीडियम टर्म। ठीक है ना, वो मीडियम टर्म के लिए आता है। होम लोन का टाइम पीरियड होता है बेटा, लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल इतनी इंस्टॉलमेंट कराते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आता है। ठीक है, कार लोन 4 साल, 3 साल, 5 साल, ये टाइम पीरियड होता है, तो वो मीडियम टर्म है। क्यों, क्या होता ही है बेटा वो। ठीक है, तो ये मीडियम टर्म में आता है। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है बेटा जो हम अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए लेते हैं। जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ते हो ना, उसमें क्या होता है? आपको डेली टेलीफोन बिल्स पे करने हैं कंपनीज को, ठीक है, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है बल्क में, तो उसके लिए जो हम क्रेडिट लेते हैं, दैट इज अ कौन सा क्रेडिट? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, वो शॉर्ट टर्म। हाँ, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो जैसे मैंने आप लोगों का एग्जांपल लिया, वैसे ही फार्मर्स भी लेते हैं। फार्मर को लैंड खरीदना है, कौन सा टर्म क्रेडिट में आएगा? लॉन्ग टर्म। ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, मीडियम टर्म। फर्टिलाइजर सीड्स खरीदने हैं, शॉर्ट टर्म। तो तीनों तरीके का क्रेडिट फार्मर भी लेता है, ये ध्यान में रखो। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज द क्रेडिट जिसका टाइम पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर। ठीक है, तो तीन तरीके का क्रेडिट है, तीनों आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं हम आज की क्लास के नए क्वेश्चन के ऊपर। बीच में बेटा डिस्टर्बेंस मत करो, मैं बार बार बोलती हूं। तो अब आज की क्लास का फ्रेश क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट। अब आपको बुक में मिल गया होगा ये क्वेश्चन, माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट को ऑब्लिक लगा के एसएचजी लिख दो। अगर आपको एसएचजी का रोल पूछा जाए तो भी सेम है। माइक्रो फाइनेंस ऑब्लिक लगा के एक और लिख दो, ये भी सेम। तो माइक्रो क्रेडिट बोला जाए, माइक्रो फाइनेंस बोला जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाए, तीनों का रोल बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, बाद में मुझे मत बोलना मैम एसएचजी का रोल आया था। तो एसएचजी क्योंकि बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ना, वो भी माइक्रो क्रेडिट ही देते हैं। हम आपस में ही पैसा जोड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा ना देंगे। ठीक है, एसएचजी में भी जो क्रेडिट दिया जाता है वो माइक्रो क्रेडिट ही दिया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, जिसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर। तो अब मेरे को सोच समझ के बताना, माइक्रो क्रेडिट यानी शॉर्ट टर्म क्रेडिट को लॉन्ग टर्म क्रेडिट से कंपेयर करेंगे तो माइक्रो क्रेडिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा। माइक्रो क्रेडिट में अमाउंट भी कम होता है बेटा। लोग लॉन्ग टर्म लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो हम लंबे टाइम की इंस्टॉलमेंट्स कराते हैं। ठीक है, कि हम लंबे टाइम में उसको रीपे करेंगे। ठीक है, 60 लाख, 80 लाख, 90 लाख का लोग घर का लोन लेते, तो उसके लिए टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है। 15 साल का टेन्योर है, 20 साल का टेन्योर है, इतना टाइम पीरियड होता है, वो लॉन्ग टर्म में आता है। ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, तो इसमें अमाउंट भी कम होगा। तो अमाउंट कम होगा तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। माइक्रो क्रेडिट इज इजी टू पे, यस और नो? यस, शॉर्ट टर्म है ना बेटा, आपने 1 साल में वापस करना है, अमाउंट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो इजीली पेबल भी है। ठीक है, इसको हम वापस आसानी से कर सकते हैं, इजी टू पे है।
ठीक है। माइक्रो क्रेडिट से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट विमेन एम्पावरमेंट होती है बेटा। जो रूरल एरिया में विमेन्स होती है ना, अब आपको पता है एग्रीकल्चर सीजनल है, यस और नो? यस। ठीक है, अब सपोज करो 4 महीने मेरी कोई खेती बाड़ी चली नहीं रही है, ठीक है, इनकम ही नहीं हो रही, तो 4 महीने अब रूरल एरिया में लोग डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? इस पे, माइक्रो क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो इससे विमेन एम्पावरमेंट भी इनहांस होती है बेटा। ठीक है, विमेन्स भी लोन लेती है, अपने डेली के खर्चे इसके थ्रू इजीली मीट करती है। रीजन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, इजी टू पे भी। मोर ओवर विमेन स्मॉल सेविंग भी इजीली जनरेट करती है बेटा विद हेल्प ऑफ माइक्रो क्रेडिट। अब एग्रीकल्चर सीजनल है, इनकम रेगुलर है नहीं, ठीक है, तो कोई भी बंदा रूरल एरिया में अपनी सेविंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट के थ्रू, जैसे मैंने 50,000 का माइक्रो क्रेडिट ले लिया, उसको सेव कर दिया। अब जैसे जैसे मुझे इनकम हो रही है, मैं उसको कम इंस्टॉलमेंट में इजीली 1 साल में रीपे भी कर, ठीक है, तो मेरा अमाउंट भी आसानी से जुड़ जाएगा और पेमेंट भी हो गई। तो माइक्रो क्रेडिट हेल्प्स टू जनरेट स्मॉल सेविंग, ये स्मॉल सेविंग जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ऐसे दिमाग में रखना यार, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, आप इसको आसानी से पे भी कर सकते हो। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विमेन एम्पावरमेंट एनहांस होती है बेटा। ठीक है, स्मॉल सेविंग फार्मर इजीली जनरेट करता है। और फार्मर को किससे बचाता है माइक्रो क्रेडिट? मनी लेंडर्स। मनी लेंडर से बचना है तो बेस्ट है कि आप माइक्रो क्रेडिट ले, एसएचजी के थ्रू पैसा ले, क्योंकि एसएचजी कम्स अंडर इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो ये तो वेलफेयर के लिए बने बेटा, इनका तो बढ़िया काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारा बेटा माइक्रो क्रेडिट की इंपॉर्टेंस है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जहां पे दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछोगे। देखो बेटा, पहला पॉइंट है, देखो, इट हेल्प्स इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विमेन एम्पावरमेंट जनरेट होती है। इट हेल्प्स टू प्रमोट स्मॉल सेविंग, ये भी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, और लास्ट है बेटा, नेक्स्ट है मनी लेंडर से बचाता है माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इजीली पेबल होता है। ये सारी माइक्रो क्रेडिट की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी एक एक करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है कम है? कम है। इजी टू पे है, यस और नो? कौन सी सेविंग जनरेट करने में हेल्प करता है? स्मॉल सेविंग। नाबार्ड का ईयर बोलो। 1982। एसएचजी 4 साल पहले क्या आई थी? 1986। 5 साल बाद कुदुम्बश्री, ईयर बोलो। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, ये माइक्रो क्रेडिट किससे बचाते हैं फार्मर्स को? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। ध्यान रखना है भाई, फ्लिप मार दूंगी वरना मैं भी, ठीक है, तुम लोगों की तरह। तो ये हमने माइक्रो क्रेडिट पढ़ चुके हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करोगे इसको बुक के अंदर। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग। ठीक है, अब रूरल बैंक्स यानी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस गवर्नमेंट ने बहुत सारे खोले थे बेटा रूरल एरिया में, नाबार्ड बनाया, एसएचजी बनाए, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक्स बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई इंस्टीट्यूशनल के अंदर, ताकि फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। बट उनकी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सब अच्छाइयां नहीं थी, उनकी बुराइयां भी। क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब क्या? आपने बताना है उनकी दिक्कतें क्या थी, दिक्कतें के साथ साथ आप उसको इंप्रूव कैसे करोगे, रोल बताना है प्रॉपर। ठीक है, तो पहले दिक्कत बताओगे, फिर गवर्नमेंट उसको कैसे इंप्रूव करेगी वो बताएगी। रूरल बैंकिंग की क्या प्रॉब्लम्स थी आपने वो बतानी है इसके अंदर। तो रूरल बैंकिंग की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना बेटा, वो इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी का मतलब आपको सभी को मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो गवर्नमेंट ने खोले थे ना, अगर कोई फार्मर मेरे से लोन ले रहा है, वो वापस नहीं दे पा रहा, तो क्या मैं उनपे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी? यस और नो? नो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बने थे वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बने थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए खोले थे कि यार फार्मर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दो, और अगर कोई फार्मर नहीं रीपे कर पा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनपे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन मत लो, क्योंकि फार्मर्स की पोजीशन तो वैसी वर्स्ट थी। उनको अपलिफ्ट करने के लिए तो ये सब चीजें बनाई गई थी, रूरल बैंक्स बनाए गए थे, तो उनपे बेचारों पे क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ये रूरल बैंक्स? ठीक है ना। हाँ, तो वही तो हमने अब ड्रॉबैक्स बतानी है रूरल बैंकिंग। तो रूरल बैंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत थी इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी का मतलब, जब रूरल बैंक्स ओपन किए गए ना, हर फार्मर को पता चल गया कि भाई ये कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे नहीं, और पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है, और हम इसको आसानी से वापस भी करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, तो लोगों की लाइनें लग गई लोन मांगने के लिए। ठीक है, इतनी सारी लाइनें लग गई, तो डिमांड लोन की ज्यादा होगी और सप्लाई कम हो, तो इसे हम कहते हैं इनसफिशियंसी। ठीक है, इनसफिशियंसी का मतलब है कि भाई फंड सफिशिएंट नहीं थे बेटा। ठीक है, लोग मांगने वाले बहुत ज्यादा थे और उतना रूरल बैंकों के पास पैसा नहीं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इनसफिशियंसी। ठीक है, अब इसको पढ़ के भी देखेंगे, इसके अंदर की चीज भी मैं आपसे पूछूंगी। हाँ, वो आगे पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है।
इनसफिशियंसी का मतलब है, देखो, द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री स्टिल इनसफिशियंट इन रिलेशन टू व्हाट, डिमांड। तो डिमांड बहुत ज्यादा थी बेटा, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं था कि वो सबकी डिमांड को फुलफिल कर पाए। सेकेंड रीजन, इनएडुकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस था। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि गवर्नमेंट ने रूरल बैंक जरूर ओपन किए थे, बट वो सारे फार्मर्स को कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। जैसे अब 4 विलेजेस को मिला के मैंने एक रूरल बैंक, एक कमर्शियल बैंक बना दी, तो क्या 4 गांव के फार्मर्स को वो लोन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसे हम कहते हैं इनएडिक्वेट कवरेज। आज की डेट में अब आप अर्बन एरिया में देखो, ठीक है, HDFC की यहीं पे आपको इतनी सारी ब्रांचें मिल जाएगी, हर जगह पे कोई ना कोई ब्रांच है, ठीक है। तो आज की डेट में तो एडिक्वेट कवरेज है बैंक्स की अर्बन एरिया में। तो रूरल एरिया में बेटा इनएडिक्वेट कवरेज थी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। तो सारे फार्मर्स को ये सारे बैंक्स कवर नहीं कर पा रहे। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा था? फार्मर वापस लोन मांगने के लिए किसके पास जा रहे थे? मनी लेंडर के पास, और वो फिर उनको एक्सप्लॉइट कर रहे, ठीक है ना। हाँ, सारे पॉइंट्स इसमें आपस में लेंगे, ठीक है। तो सारे हम ये रूरल बैंकिंग की दिक्कतें पढ़ रहे। तो पहले तो उनके पास फंड्स इनसफिशिएंट थे, ठीक है, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई थी नहीं, ठीक है, इनएडुकेट कवरेज थी। इसका मतलब कि सारे रूरल फार्मर्स को मैं कवर नहीं कर पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने जरूर ओपन करे बट कम कर, गवर्नमेंट को ज्यादा ओपन करने चाहिए थे कि वो सारे फार्मर्स को कवर कर, तो वैसा नहीं हुआ बेटा। नेक्स्ट देखो, इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन था। इसका मतलब अगर मैं 50,000 का लोन लेने जा रही हूं, ठीक है, तो वो मुझे 10,000 रुपए दे रहे। रीजन, उनके पास फंड्स क्या थे? अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, इनसफिशिएंट। तो फंड्स इनसफिशिएंट थे बेटा, इसलिए इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन था कि जितना लोग लोन मांग रहे थे वो उतना सैंक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये भी एक दिक्कत थी बेटा रूरल बैंकिंग की। सारे पॉइंट्स पूछूंगी अब। नेक्स्ट है बेटा लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर लोन वॉज टेकन बाय रिच फार्मर। ज्यादातर लोन कौन ले जाते थे? रिच फार्मर, ठीक है, अप्रोचेस के थ्रू, क्योंकि पता था कि भाई ये वापस तो करना नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन है नहीं। तो लेस अटेंशन वॉज गिवन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स, इनको कम अटेंशन दी गई। ओवर ड्यूज बढ़ते जा रहे थे। मैंने आपको बोला था लोग लोन ले रहे थे, वापस नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता था कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा नहीं। तो मोर देन 50% डिफॉल्टर्स वर विलफुल डिफॉल्टर। 50% से जो ज्यादा डिफॉल्टर थे वो विलफुल थे, यानी जानबूझ के पैसा वापस नहीं कर रहे, ठीक है। लोग लोन ले रहे थे और जानबूझ के वापस नहीं कर रहे थे, रीजन उनको पता था कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो इसलिए बैंकों के ऊपर ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे थे और आगे फर्दर वो लोन नहीं दे पा रहे, ठीक है। ये सारी क्रिटिसिज्म है बेटा रूरल बैंकिंग। तो अब ये 5 पॉइंट बताए। पहला मैंने बताया था फंड्स इनसफिशिएंट थे, तो इनसफिशिएंट में आप लिखोगे डिमांड ज्यादा थी, ठीक है, मांगने वालों की डिमांड ज्यादा थी। फिर बोला इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ कवरेज थी, यानी सारे रूरल फार्मर्स को ये कवर नहीं कर पा रहे। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन था, वाई? बिकॉज फंड्स इनसफिशिएंट थे, ठीक है, तो वो सैंक्शन भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे। और लेस अटेंशन वॉज गिवन टू कौन से फार्मर? पुअर फार्मर। रीजन, क्योंकि सारा क्रेडिट वॉज टेकन बाय रिच फार्मर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया ओवरड्यूज क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि मोस्टली मोर देन 50% डिफॉल्टर वर विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है, जो जानबूझ के पैसा वापस नहीं कर रहे। अब अगर इस सिचुएशन को सही करना है तो सबसे पहले तो बेटा गवर्नमेंट को जो है ना, गवर्नमेंट ने जितने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज खोले उनको कस्टमर्स के साथ, यानी उनके कस्टमर तो थे फार्मर, उनके साथ अच्छे लिंक एस्टैब्लिश करने चाहिए, अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। आज की डेट में ना आप लोगों ने घर में कई बार सुना होगा पेरेंट्स के मुंह से, ठीक है, कईयों के पेरेंट्स कहते हैं यार HDFC बैंक अच्छा है, ठीक है ना, बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन होती है। कईयों का ट्रस्ट होता है SBI पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा है यार, ठीक है, कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस नहीं है। कईयों का PNB पे ट्रस्ट होता है। रीजन, आज की डेट में जो बैंक्स है ना बेटा वो अपने कस्टमर के साथ अच्छे लिंक एस्टैब्लिश कर, ठीक है। तो बैंकों को पता होता है कस्टमर के बारे में, नेचर के बारे में, कि भाई ये धोखाधड़ी नहीं करेगा, तो अगर ज्यादा भी लोन मांग रहा है तो आपकी क्रेडिट वर्थनेस के थ्रू आपको दे देंगे, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या था, इन बैंकों का कोई रिलेशन थोड़ा ना था फार्मर के साथ, इनको तो पता ही नहीं था कौन से फार्मर लोन ले रहे, पुअर ले रहे हैं, रिच ले रहे हैं, इनको पता ही नहीं, ठीक है। तो अगर इस प्रॉब्लम को, सारी दिक्कतों को आपको सॉर्ट आउट करना है, ओवरड्यूज खत्म करने हैं, ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, तो सबसे पहले तो आपको अपने कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। तो हाउ टू इंप्रूव भी पढ़ना है बेटा, इसके साथ ही लिखना है, ये ध्यान में रखना। अब इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर टू बिल्डिंग रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स, ठीक है। तो पहले तो बोरोवर्स के साथ हेल्दी रिलेशन बना, तो बोरोवर बेटा फिर ओवरड्यू नहीं करेगा बैंक के साथ। तो पहला तो ये है। और ये है फार्मर्स शुड बी एनकरेज टू इनकलकेट, है ये सेम पॉइंट है, ठीक है, इनकलकेट, CUL सही कर लेना इसको, इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
हाँ वो तो होता है, आज की डेट में पीआर का ये काम है। तो फार्मर्स के साथ ना बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया, बैंकों को बोरोवर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, और फार्मर्स को भी करना चाहिए। बैंक ही क्या क्या कर लेगा भाई, ठीक है, फार्मर्स को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ अच्छा करा है तो हम धोखाधड़ी ना करें, तो फार्मर्स को लेके आना, ठीक है। तो फार्मर्स को भी ये करना चाहिए बेटा कि सेविंग्स की हैबिट को प्रमोट करना चाहिए, ताकि बार बार वो ये नहीं बैंकों में लाइन में लगते रहे, पैसा दे दो पैसा दे दो, बैंक कितना पैसा कहां से लाएंगे। तो उनको भी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, ठीक है भाई। तो धोखाधड़ी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, फार्मर्स को भी ये सोचना चाहिए, और जो पैसा उन्होंने बैंकों से लिया है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है बेटा। तो आप क्रिटिकली इवेल्युएट आएगा तो आप दोनों दोगे, इसकी ड्रॉबैक भी दोगे, और ये नहीं लिखा तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान में इसको इंप्रूव कैसे करना, ठीक है बेटा। ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो धोखाधड़ी से बचाना। नेक्स्ट है बेटा, देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती, ध्यान से समझना भाई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते। मार्केटिंग आप सभी को पता है क्या होती है, मार्केट में दो ही चीजें होती है, बाइंग या फिर सेलिंग, दो ही काम होते हैं। अब ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, यानी एग्रीकल्चर गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना, ठीक है। अब एग्रीकल्चर गुड्स बनते कहां पे, विलेजेस में बनते हैं, बट स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। कैसे स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है, स्टोरेज चाहिए, ठीक है। फार्मर्स जब गुड्स बनाता है उसके बाद उनको स्टोर करता है, ठीक है, वेयर हाउसेस में, ठीक है। फार्मर्स को बैंकिंग चाहिए, फार्मर्स को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फार्मर्स गुड्स को इकट्ठा करता है, उसको असेंबलिंग कहते हैं। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेड करना, कैसा मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट, ठीक है, प्रोडक्ट को क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना। जैसे अगर मैं शॉपकीपर के पास चले जाऊं, भाई मुझे चावल चाहिए, राइस चाहिए, तो मुझसे पूछेगा भाई कौन से राइस चाहिए, ये तो बताओ, आपको बासमती चाहिए, ब्राउन राइस चाहिए, या और भी कैटेगरी ऑफ कितनी राइस आती, तो दैट इज ग्रेडिंग, उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं, कि प्रोडक्ट को क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है बेटा, जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर गुड्स को थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड करते हैं। तो इसमें असेंबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, ठीक है, सब कुछ, ब्रांडिंग, सब कुछ आ जाएगी। दिस इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, उसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। तो ये मैं आपसे पूछूंगी, डेफिनेशन है जस्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। तो इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्रीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। डेफिनेशन क्लियर होगी सभी को। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बेटा वो सारी एक्टिविटीज आती है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर गुड्स थ्रू आउट द कंट्री पहुंचते हैं, ठीक है। तो असेंबलिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, ग्रेडिंग सब लिख दो, दिस इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एनी डाउट, वेदिका बातें नहीं, एनी डाउट बेटा, पक्का। अब ये गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग जरूर ओपन करी थी बेटा, बट ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही, एग्रीकल्चर गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत सारी दिक्कतें थी। आपको याद है पहले फार्मर से उनके प्रोडक्ट कौन खरीदते थे, बोलो, जमींदार, यानी इंटरमीडियरी, मिडलमैन, एट कौन सा प्राइस, लेस प्राइस, फिर वो आगे गवर्नमेंट को बेचते थे एट हायर प्राइसेस। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब है पूरी कंट्रीज में एग्रीकल्चर गुड्स को पहुंचाना। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, ठीक है, इंटरमीडियरीज थी। इंटरमीडियरीज क्या करते थे बेटा, कम वेट पे उनके गुड्स लेते थे, फार्मर्स के पास कोई वेइंग मशीन नहीं, ठीक है। तो वो बोरिया लद लद के चले जाते थे मिडलमैन के पास कि ये लो हमने सामान बनाया। अब वो वे करते थे, वो जितना होता था उससे कम बताते थे, ठीक है। तो कम वेट पे उनसे गुड्स खरीदते थे, कम प्राइस पे खरीदते थे। क्यों, क्योंकि फार्मर्स को मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा, तो कम वेट पे भी लेते थे, कम प्राइस पे भी लेते थे। क्या फार्मर्स को अपने अकाउंट मेंटेन करने आते थे, फार्मर सीए हायर करते हैं, नहीं, तो उनके अकाउंट्स को भी मैनिपुलेट करते थे ये मिडलमैन। कैसे बेटा, उनको शो करते थे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा था, लॉस। दिस इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कि उनको शो कर दिया कि भाई धोखाधड़ी से कि तुम्हें तो प्रॉफिट हो रहा है इसमें, बट एक्चुअली में उनको लॉस हो रहा होता। तो कम प्राइस पे लेना, कम वेट पे लेना, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करना, ठीक है, उनको लॉस जो है करना, देना, ठीक है। और फार्मर्स के पास उस टाइम पे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, और आज भी नहीं है बेटा। आज भी देखा जाए तो इंडिया में इतने सारे फार्मर्स हैं जो अभी भी स्टोरेज फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे। हाउएवर गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक्स बनाए। बफर स्टॉक्स आपको पता है ना क्या होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बनाए हैं कुछ बफर स्टॉक्स, बट अभी भी जितने बफर स्टॉक्स है ना वो सारी रूरल फार्मर्स को कवर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अभी भी ये दिक्कत है कि भाई इतनी स्टोरेज नहीं हो रही।
और कोविड के टाइम पे आप सभी ने न्यूज चैनल में देखा होगा, उस टाइम पे होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट सब कुछ बंद थे, तो फार्मर्स ने अपना प्रोड्यूस टमाटर वगैरह सब रोडों पे फेंकना शुरू कर दिया था। किसी ने देखा था, याद है? सारा जो वेजिटेबल्स है फार्मर्स ने सब रोडों पे फेंकनी शुरू कर दी थी। ठीक है, अभी तो रीजन दिया है मैंने। ठीक है, कोई होटल्स नहीं थे उस टाइम पे, रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं थे, तो फार्मर कह रहे थे अब, और फार्मर के पास बफर स्टॉक नहीं था, गोडाउन नहीं था, तो कह रहा था कि भाई प्रोडक्शन होती जा रही है, मैं इसको कहां पे स्टॉक करके रखूं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए बेटा फार्मर्स ने ये सारी चीजें करी थी उस टाइम पे, और आज भी ये दिक्कत है, फार्मर्स के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिर गवर्नमेंट ने इनको इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स भी लिए, ये ध्यान में रखना। तो अब पहले तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है। ठीक है, यानी क्या क्या ड्रॉबैक्स है। अब देखो इसको पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहली ड्रॉबैक है मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर। बिग ट्रेडर्स कौन है? वही जमींदार, मिडलमैन। कैसे मैनिपुलेट करते थे बेटा? देयर वाज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। उनको शो करते थे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा होता था? लॉस। बेटा तुम्हारी नेक्स्ट वीक पूरी छुट्टी है? तो मंडे तो रखूंगी मैं तुम्हारी क्लास, मंडे तो रख सकती हूँ ना, मंडे तो छुट्टी है। हाँ, वेडनेसडे भी रख दूंगी, वेडनेसडे भी छुट्टी होगी, तो टीटीएस के एमडब्ल्यूएफ में शिफ्ट करूंगी। ठीक है, हाँ सबको आना है। हाँ ठीक है, तो पहला पॉइंट है देखो, मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स, तो उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट देखो, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर्स को प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो फार्मर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस, कम प्राइस पे वो उनके गुड्स खरीद लेते। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ने इंप्रूवमेंट करा है, क्या करा है गवर्नमेंट ने काम इसके लिए? एमएसपी। मैं तुमसे सुनना चाहती थी कितनी नॉलेज है तुमसे। अब गवर्नमेंट ने इसीलिए तो एमएसपी बनाई ना, जिसपे भी बवाल हो गया था। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि गवर्नमेंट कहता है 22 से 24 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एमएसपी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, जिसमें पल्सेस, व्हीट, राइस, ये सब चीजें एसेंशियल कमोडिटीज आती। तो गवर्नमेंट ने अब फार्मर को ना बजट में ये सारी लिस्ट बना के दे देता है भाई, कि 1 किलो व्हीट इतने रुपए की, 1 किलो राइस इतने की, इससे कम पे मत बेचना भाई, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो। ठीक है, तो पहले ये सब चीजें एमएसपी नहीं था, तो फार्मर्स को लॉस होता था, जिस प्राइस पे मिडलमैन बोलते थे उस प्राइस पे वो उनको बेच देते। तो फार्मर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट एट लो प्राइस। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज थी नहीं बेटा, फार्मर बेचारा या तो उसकी आधी फसल खराब हो जाती थी या बैठा रह जाता था, स्टोर कर नहीं पाता था, तो ये भी एक दिक्कत थी बेटा, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। ये इसमें जरूर याद करोगे कि मोर देन 10% प्रोड्यूस, अभी भी आज तक की डेट में भी बेटा फार्मर का हर दिन का जो भी प्रोड्यूस होता है ना, उसका 10% वेस्ट ही होता है। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं। तो सबसे बुरे हालात तो फार्मर्स के, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। तो गवर्नमेंट ने अब इनको इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए, ये मैं बस समझा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में लेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, आपने दिक्कतें सारी पढ़ ली, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कौन कौन सी दिक्कतें। अब इन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ली।